हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो है वो फाइनली हम एफसेट 2023 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सभी सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं और डेली जो है मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो वीडियोस रोज आएंगे, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं और फॉरेंसिक साइंस का हम आज पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरे फॉरेंसिक साइंस के होंगे। अभी हम 3 दिन तक करीब ये पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको सबको सॉल्व करेंगे। तो ये फॉरेंसिक साइंस का है। इसके बाद में मैं और भी जो क्वेश्चन पेपर, जैसे यूजी वाले जो बच्चे हैं, ये यूजी वाले बच्चों के लिए भी है ये, और पीजी के लिए भी है, दोनों के लिए है। यूजी पीजी दोनों के लिए है। देखो अभी ये बेसिकली जो है, ये जो मैंने साइट से डाउनलोड करा है, ये बीएससी वालों के लिए है। जितने बच्चे हैं जो बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एफसेट में, ये उनके लिए पेपर है। इसके बाद में जो एमएससी के लिए पेपर रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पेपर रहेगा, मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी बाद में। फिलहाल दिस इज फॉर बीएससी स्टूडेंट्स फॉर यूजी प्रोग्राम। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डाइंग डिक्लेरेशन इज टू बी प्रेफरेबली रिकॉर्डेड बाय। देखो डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, पहले तो ये समझो। डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट होता है जब कोई विक्टिम बिल्कुल जो है अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, उस टाइम पर जो रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, एक डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर के साथ में एक जो है मतलब 3-4 लोग जो होते हैं वो वहाँ पे जरूरी होते हैं जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। तो उस टाइम पर ये रिकॉर्ड कौन करता है? अच्छा चलो, मैंने आंसर जो है एक्चुअली बता ही दिया है कि कौन कौन होना जरूरी है। देखो, डॉक्टर, पुलिस, मजिस्ट्रेट, जूरी मेंबर। अब जूरी मेंबर की तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर वहां पे होना चाहिए, पुलिस वाला भी वहां पे होना चाहिए, एक मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए। जूरी मेंबर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब बात ये आती है कि स्टेटमेंट कौन लिखेगा। स्टेटमेंट जो होता है डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पे जो लिखा जाता है वो लिखता है मजिस्ट्रेट। सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही अलाउड होता है कि वो स्टेटमेंट लिखे। देखो ऐसा नहीं है कि कई केसेस में पुलिस और डॉक्टर भी रिकॉर्ड करता है, अगर मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो बहुत रेयर केस में। बट अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो मजिस्ट्रेट को ही सिर्फ ये जो है परमिशन है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्डर केसेस आर ट्राइड इन फॉलोइंग कोर्ट्स। मर्डर केसेस किस कोर्ट में लिए जाते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। मर्डर केस जो होते हैं सबसे पहले ये होते हैं सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बहुत हाई प्रोफाइल केस है तो फिर किसी और कोर्ट में जाएगा। मेनली जो है आपका आंसर क्या होगा इसका? सेशन कोर्ट। नेक्स्ट, पुलिस इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन। जो पुलिस इंक्वेस्ट होता है वो किस सेक्शन के अंडर कंडक्ट कराया जाता है? 174 CRPC, 174 IPC, 176 CRPC, 176 IPC। आंसर है इसका सिंपल सा 174 CRPC। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। पुलिस इंक्वेस्ट जो होता है 174 CRPC के अंडर कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड स्टेन ऑन क्लॉथ शुड बी कलेक्टेड आफ्टर ड्राइंग इन शेड अंडर रूम हीटर। अब देखो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ लिखा है कि अगर आप क्राइम सीन पर जाते हो और क्राइम सीन पर आपको एक ऐसा कपड़ा मिलता है जिसपे ब्लड स्टेन लगा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो आप इसे ड्राई करोगे रूम हीटर में। किसमें ड्राई करोगे? रूम हीटर चालू करके आप इसको ड्राई करोगे। अब आपके हिसाब से आपको ये बताना है कि इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड स्टेन। रीजन दिया है कि अगर ये इस स्टेटमेंट का रीजन दिया है, इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड स्टेन, कि ये डिसइंटीग्रेट कर देगा ब्लड स्टेन को, जो है ये खराब कर देगा। अब आपके हिसाब से क्या होगा? बोथ ए एंड आर, मतलब assertion and reason are correct, both assertion and reason are incorrect. Assertion is correct but reason is incorrect. Now assertion is incorrect but reason is correct. आप देखो सिंपल सी बात है, कभी भी ब्लड स्टेन को रूम हीटर में नहीं सुखाया जाता है, इसको हम हमेशा नेचुरल एयर में ही ड्राई करते हैं।
कोई भी आपको ब्लड स्टेन मिला है, ब्लड स्टेन को आप कभी भी रूम हीटर में या ड्रायर का यूज करके या किसी भी एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स से आप उसको ड्राई नहीं करोगे। हमेशा रूम टेम्परेचर या फिर नेचुरल एयर में ही आप उसको ड्राई करोगे। तो सीधी बात है, असर्शन तो इनकरेक्ट हो गया, लेकिन जो रीजन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है कि अगर आप ऐसा करते हो तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट ऑन स्नो कैन बी डन बाय। स्नो पर अगर आपको फुटप्रिंट मिला है उसको आप कैसे प्रिजर्व करोगे? क्वेश्चन 5th इज प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट ऑन स्नो कैन बी डन बाय। कैसे फुटप्रिंट का प्रिजर्वेशन करोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट, सल्फर कास्ट, ट्रेसिंग या वैक्स कास्ट। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज तो हम 3D प्रिंट्स के लिए करते हैं। अगर कोई जो है स्नो नहीं, वेट सरफेस है, 3D प्रिंट है, तब आप करोगे। मतलब मान लो पेंट के ऊपर मिला है या फिर सीमेंट के ऊपर प्रिंट मिला है या सॉइल में प्रिंट मिला है तो अब तो आंसर क्या होगा? हम हमेशा सल्फर कास्ट करते हैं। वैक्स भी नहीं कर सकते, हम वैक्स डालेंगे तो स्नो पिघल जाएगी। ट्रेसिंग पॉसिबल ही नहीं है स्नो में, तो सीधी बात है सल्फर कास्टिंग ही करेंगे, तभी आप स्नो से फुटप्रिंट को प्रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट दैट हैज ऑल इट्स वेव्स पल्सेटिंग इन यूनिसन इज कॉल्ड। अब इसका आंसर क्या होगा? लाइट दैट हैज ऑल इट्स वेव पल्सेटिंग इन यूनिसन इज कॉल्ड मेसर, लेजर, मोनोक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो लेजर तो सबने यूज करा ही होगा। क्या होता है? एक सीधी वेव होती है, यूनिसन मतलब कि एक सिंगल, है ना, तो वो लेजर लाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो कैथोड लैंप, HCl लैंप जिसको हम बोलते हैं, इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। किस चीज में यूज करते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर। आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। 8th क्वेश्चन इज द इंडियन आर्म्स एक्ट वाज एनफोर्स्ड इन। इंडियन आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1955, 1959, 1961, 1964। ये लागू किया गया था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर ऑफ 12 बोर गन इज। देखो, बैलिस्टिक के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं और बैलिस्टिक ही गलत होती है हमें, क्योंकि कई बच्चों को बैलिस्टिक जो है वो टफ लगती है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। 12 बोर गन में जो बोर होता है उसका इंच बताना है, कितने इंच का बोर इसमें रहता है। 0.723 इंच, 0.727, 0.729, 0.731। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विच इज 0.729। Next question, the diameter of SG pellet in 12 bore gun cartridge। अब देखो 12 bore गन को लेके, कार्ट्रिज को लेके, बोर को लेके, इनको लेके क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 8.43 mm। ये सब याद करने वाले हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्टिकल कंपोनेंट इन यूवी स्पेक्ट्रो मीटर आर मेड अप ऑफ। जो आपका ऑप्टिकल कंपोनेंट है, जो ये आप यूज करते हो, जो आप क्यूब यूज करते हो, जिसमें आप अपना कोई भी मटेरियल रखते हो, कोई भी कंपोनेंट रखते हो और फिर उसको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में रख के यूवी लाइट पास करके उसमें से आप नोट डाउन करते हो उसकी रीडिंग्स। तो वो किसका बना हुआ होता है? ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम हैलाइड, ब्रोमाइड, प्लास्टिक। तो ये क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज याद रखना। तो ये क्या होता है? एक साइड से ओपेक होता है, एक इधर से, और इसके जस्ट बैक साइड जो होगा वो ओपेक होगा, लेकिन इधर और इधर से ये जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि लाइट पास कर सके, ठीक है। कितने लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया है या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जिन्होंने यूज किया है उन्हें काफी अच्छे से आइडिया होगा कि कैसे जो है स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक रिजॉल्व एलिलिक products of PGM locus into one of these phenotypes। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए। तो जो इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक होती है उसके बारे में आप एक बार पढ़ जरूर लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1, 1, 2 एंड 2।
चलो, सेमिनल फ्लूइड कोलिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड सीमेन होता है, ठीक है। तो सेमिनल फ्लूइड कोलिन जो होता है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल, सेटोली सेल्स, लेडिक सेल्स या प्रोस्टेट। तो देखो ये आपको जो है ये समझ लो 12th क्लास में आपने पूरा डायग्राम पढ़ा होगा, किसका टेस्टिस का डायग्राम पढ़ा होगा, उसमें पढ़े होंगे आपने ये सब चीज़ें कि सेमिनल वेसिकल, सेटोली सेल्स, लेडिक सेल्स क्या होती हैं, प्रोस्टेट क्या होता है। तो वो ही पूछ रहे हैं कि जो फ्लूइड है कोलिन वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, सेमिनल फ्लूइड जो है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो वो होता है लेडिक सेल्स से जनरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एक हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। असर्शन बोल रहा है फीटल एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन कैन बी डिफरेंशिएटेड इन इट्स ग्लोबिन कंपोनेंट। कोई एक फीटल का हीमोग्लोबिन है और एक एडल्ट का हीमोग्लोबिन है, आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो ग्लोबिन कंपोनेंट को देखकर। अब रीजन दिया हुआ है because the adult hemoglobin is denatured by alkali white and the fetal one is not। क्यों डिफरेंशिएट कर सकते हो? क्योंकि एडल्ट का हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाता है अल्कलाई while फीटल का नहीं होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। 15th question, one of the following test is used to determine the species of origin from blood stain। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो आप स्पीशी के ओरिजिन को बताएगा? ध्यान रखना, ये हमें ब्लड स्टेन में ब्लड कंफर्म नहीं करना है, हमें ये कंफर्म करना है कि ओरिजिन क्या है स्पीशी का। तो अब देखो एक चीज बताऊं, एसिड फॉस्फेटेज ये टेस्ट नहीं होगा। दो टेस्ट कौन से होते हैं? टाइकमान और टाकायामा, ये दो टेस्ट जो होते हैं वो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो इनसे भी सिर्फ क्या कंफर्म करते हैं कि ये ब्लड है, और आपको वो तो पता ही होगा जो आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी दो टेस्ट होते हैं आपके, एक हम लगाते हैं फिनोफ्थलीन टेस्ट और एक बेंजीडीन टेस्ट, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गए। और कंफर्मेटरी टेस्ट में हम कौन से लगाते हैं? कंफर्मेटरी हमारा टाकायामा और टाइकमान टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं आपके कंफर्मेटरी टेस्ट में, ये सिर्फ कंफर्म करते हैं कि ये ब्लड है या नहीं है। लेकिन अगर हमें ओरिजिन पता करना है स्पीशी का, तो वो उसके लिए हमें लगाने पड़ेंगे इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेस्ट के बारे में पढ़ लेना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये थोड़े से ये डिफिकल्ट होते हैं, पर ये पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 16 क्वेश्चन, फॉलोइंग टाइपिंग is used to determine both sex from biological specimen। आप कौन सी टाइपिंग करोगे? STR टाइपिंग, एमेलोजेनिन टाइपिंग, PCR टाइपिंग या YSTR टाइपिंग, इनमें से कौन सा टाइपिंग आप करोगे ये पता करने, किसी भी स्पीशीज का जो है स्पेसिमेन का सेक्स पता करने के लिए? तो इसमें करना पड़ेगा एमेलोजेनिन टाइपिंग, ठीक है, ये वाली टाइपिंग की जाएगी, इसको एक बार रीड कर लेना। रिचेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोलिन इन स्पर्मेटिक फ्लूइड वाज डिटरमाइंड बाय, कोलिन की प्रेजेंस स्पर्मेटिक फ्लूइड में, अगेन जैसे सीमेन, इसमें कोलिन प्रेजेंट होता है, तो इसका जो रिचेस्ट कंसंट्रेशन है वो किसने डिटरमाइन करा था? ये चार यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और ईयर दिया हुआ है, तो इसका आंसर है फ्लेचर। जो फ्लेचर है इन्होंने 1935 में ये डिटरमाइन करा था। नेक्स्ट, considering mode of administration, poison acts more rapidly when। भाई पॉइजन टॉक्सिकोलॉजी के ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉइजन रैपिडली एक्ट कब करेगा? या तो उसको इनहेल करा हो गैसियस स्टेट में, इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट हो, या इन सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट हो, या फिर स्किन पे अप्लाई हो। स्किन पे अप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि ये सबसे स्लो रिएक्शन करता है अगर आपने स्किन पे अप्लाई करा है, ठीक है। अब फिर आता है आपका इंट्रामस्कुलर, फिर आता है इंट्रा सबक्यूटेनियस। तो इनहेल करोगे अगर आप गैसियस स्टेट में, तो सबसे जल्दी जो है वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है तो हम इसको मैच करते हैं। यहाँ पे दिया है कार्डियक, फिर डेलीरियंट, फिर दिया है स्पाइरल
और इरिटेंट। तो ये पॉइजन्स हैं, कार्डियक पॉइजन, डेलिरियन पॉइजन, स्पायरल और इरिटेंट कहाँ पे कौन सा जो है वो एक्ट करता है। तो कार्डियक पॉइजन जो है इनमें से कौन सा आपका कार्डियक पॉइजन होगा? कार्डियक पॉइजन होता है आपका एकोनाइट, ठीक है, एकोनाइट कार्डियक पॉइजन होता है। डेलिरियंट पॉइजन होता है आपका कैनाबिनोइड्स, ठीक है, कैनाबिनोइड्स आपके डेलिरियंट पॉइजन होते हैं। स्पाइरल में आता है ब्रूसीन और इरिटेंट में आता है कैलोट्रोपिन, जो कैलोट्रोपस प्लांट से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइप्स ऑफ पॉइजन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो? टीसीडी डिटेक्टर, एमसीडी डिटेक्टर, ईसी डिटेक्टर या ग्रेगर मुलर काउंटर। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा आप यूज करोगे? तो आंसर है ग्रेगर मुलर काउंटर। 21. The following formula is used for determination of stature. कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हो? गुस्ताफसन्स फॉर्मूला, कार्ल्स पियर्सन फॉर्मूला, हैरिसन गिलरॉय या कैसलमेयर। तो कैसलमेयर जो है, कैसलमेयर टेस्ट जो है इन्होंने तो अलग ही टेस्ट दिए थे, वो ब्लड के लिए, वो अलग ही चीज हो गई। तो देखो आंसर है इसका कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला जो है वो एक बार देख लेना क्या फॉर्मूला है। अ फीटस बिकम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीटस बिकम वायबल बाय द एज ऑफ, फीटस कब जो है प्रॉपर्ली विजिबल होने लगता है, किस एज में? अ फीटस बिकम वायबल बाय द एज ऑफ 7 months। आंसर क्या होगा इसका? 7 months में होने लगता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ टॉर्सल बोन्स इन अ पर्सन इज 12 year is। टॉर्सल बोन कितनी होंगी एक 12 साल के बच्चे में? 5, 6, 7 या 8? तो टॉर्सल बोन होती है 7 अगर आप 12 year old की बात कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 24, द बुक एंटाइटल्ड एन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनलिस्टिक। अरे ये तो मैंने कितनी बार रिकमेंड की है लोगों को। इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनलिस्टिक वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी है? हैंस ग्रोस, सोडरमैन, पॉल क्रेक या ऑसबर्ग एंड ओहरे। किसने लिखी है ये वाली बुक? तो ये है ऑसबर्ग की जो है ये इनने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, ये है फॉलोइंग आर द एसेंशियल पॉइंट्स इन द प्रॉपर स्केच ऑफ अ क्राइम सीन। एक क्राइम सीन अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने होंगे? नॉर्थ डायरेक्शन, स्केल, लेजेंड, ऑल ऑफ द अबव। फिर हम कोई भी स्केच बनाते हैं, पहली चीज तो स्केच क्या होता है इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। एक रफ स्केच होता है, एक आपका फिनिश्ड स्केच होता है। दो तरीके के स्केच बनते हैं, अलग अलग तरीके की स्केचिंग मेथड्स होती हैं, बहुत सारी ट्रायंगुलेशन मेथड होती है। तो ये सब मेथड्स के बारे में भी देख लेना कि क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई स्केच बना रहे होते हैं तो उसमें हमें सबसे पहला देखना होता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद में हमें स्केल भी ध्यान रखना, क्योंकि हम मेजरमेंट्स लेते हैं किसी भी चीज़ का तो हमें स्केल भी ध्यान रखना होता है। और लेजेंड क्या है? लेजेंड जो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जब हम स्केच बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द सुटेबल कंट्रोल सैंपल इन केस ऑफ ब्लड स्टेन्ड सॉइल। अगर आपको ब्लड स्टेन्ड सॉइल मिली है तो उसमें जो आप कंट्रोल सैंपल लोगे इज यूजुअली टेकन विद इन द डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम स्पॉट। कितने इंच दूर तक आप जो है या कितने एरिया दूर तक आप जो है सॉइल का सैंपल कलेक्ट कर सकते हो? तो इसका आंसर है 3 इंच। सिर्फ आप ब्लड स्टेन सॉइल के 3 इंच दूर तक ही जो है सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, उससे दूर का सैंपल जो है वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन एन एयर क्रैश केस द फॉलोइंग मेथड ऑफ सर्वे इज मोस्ट यूजफुल। जब एयर क्रैश केस हुआ, अब एयर क्रैश केस है तो ये आउटडोर केस कहला गया, ठीक है, कि पूरा जो है एयर क्रैश हुआ है यानी कि प्लेन क्रैश हुआ है तो ये आउटडोर हो गया। आउटडोर केस में आप कौन सी सर्च मेथड अप्लाई कर सकते हो? स्ट्रिप, स्पाइरल, जोनल या व्हील। एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
बुक्स के हिसाब से डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है आंसर व्हील मेथड ही देना पड़ेगा कि हमें व्हील अप्लाई करनी चाहिए आउटडोर केसेस में, क्योंकि ये वो बुक्स में रिटर्न है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप व्हील मेथड ही लगाओ। कौन सी सर्च मेथड लगानी है ये कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वही जो है क्राइम सीन को देख के बता सकता है कि यहाँ पे, और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने लोग हैं उनके पास में, कितने टीम मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से ही यहाँ पर वो जो है सर्च मेथड लगाते हैं। बट क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको जो बुक्स में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्चुअल क्राइम सीन पे जाओगे तो वहां पे सिनेरियो कुछ और ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग, विलियम हर्शल, ऑसबर्न, क्रॉगमैन और हैचर। भाई इन्होंने क्या क्या चीज़ों का जो है किसने क्या चीज़ दिया है वो आपको बताना है। तो विलियम हर्शल, ये तो देखो इजी सा आंसर है। विलियम हर्शल जो है उन्होंने फिंगरप्रिंट के बारे में बताया था, डिस्कवर नहीं किया था लेकिन उन्होंने जो है एक वो निकाला था, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दिया था। जिनको पता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एक बार इनके बारे में पढ़ लेना। ऑसबर्न ने क्या किया था, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। ऑसबर्न का जो लिंक है वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से है। फिर क्रॉगमैन ने डेफिनेटली क्रॉगमैन थ्योरी पढ़ी होगी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपको जो है बोन्स वगैरह मिलते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे, तो क्रॉगमैन की थ्योरी है वो एक बार देख लेना। इन्होंने थ्योरी दी थी, क्रॉगमैन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। फिर लास्ट आते हैं आपके हैशर जो फॉरेंसिक बैलिस्टिक से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिवेलिंग ऑफ वुंड इज सीन in which following injuries। ये आपको किस में देखने मिलेगा, कंट्यूजन, लेसरेशन, एब्रेशन या इंसाइज्ड वुंड। तो ये अलग अलग टाइप की इंजरीज हैं। जो बीविलिंग है वुंड का वो किस में आपको देखने मिलता है। पहली बात तो बीविलिंग का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कट जो ऐसे स्लोप के फॉर्म में बना हो, ऐसा स्लोप के फॉर्म में बना हो, तो वो टाइप की इंजरी आपको किस में देखने मिलेगी, कंट्यूजन में, लेसरेशन या एब्रेशन। भाई छिलने में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, ना कंट्यूजन में दिखेगी, ना लेसरेशन में दिखेगी। अगर इंसाइज्ड वुंड है तभी आपको वो दिखेगा, अब कोई चाकू से या किसी उस चीज से वार किया गया है तभी वो दिखेगा। ठीक है, तो आंसर इज इंसाइज्ड वुंड। चूज अ करेक्ट आंसर। द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस इज, अब स्टेप्स बताने हैं आपको इन्वेस्टिगेशन के। 7S आपने पढ़ा होगा, 7S सबको पता है, 7S रूल पढ़ लेना। नहीं पता हो तो मेरे जो वीडियोस है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पर पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देख लेना। उसमें मैंने पूरा का पूरा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो है वो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो पढ़ लेना ध्यान से, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो एक बार ये पढ़ लेना। टॉक्सिकोलॉजी पे भी मैंने बढ़ाई हुई है, पूरी लिस्ट जो है वो पढ़ लेना टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। फोटोग्राफी के बारे में खैर अभी तक हमें कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, अगर मिलेगा तो बताते हैं। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का, ये आप मुझे बताओगे। 7S रूल है वो पढ़ लेना, उसके बाद में आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओगे। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन सफिशियंट है। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे। कोई और डाउट होता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं फॉरेंसिक साइंस की कुछ बुक्स, साथ ही में नोट्स और ये जो पेपर्स हैं वो उसमें शेयर कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।